नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरे होने पर पत्र भेजकर उन्हें बधाई दी है। साथ ही पीएम मोदी का यह पत्र तब आया जब उत्तराखंड राज्य में सियासत कई महीनों में गम है और बीजेपी के लिए चिंता भी बढ़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए तो रहता है, लेकिन दूसरे नेताओं के लिए एक बड़ा कड़ा संदेश है। धामी को दी बधाई। पीएम के पत्र पर सियासी पारा हाई। पत्र में धामी का गुणगान, विपक्ष को नहीं आया रास। पीएम मोदी की चिट्ठी विपक्ष को क्यों खटक रही। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां भी जा रहे हैं वहां उनका भव्य स्वागत हो रहा है। उनके 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने का काम किया जा रहा है और जनता को भरोसा भी दिया जा रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ खड़े हैं। उनके लिए विकास की योजनाओं को धरातल पर उतार कर ले आ रहे हैं। लेकिन राज्य के भीतर जिस प्रकार से भाजपा के नेता आपस में द्वंद्व करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे राज्य के भीतर सियासी पारा हाई हो गया है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके 3 साल के कार्यकाल के लिए बधाई दी और एक पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड के कर्मठ और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक 3 साल पूरे किए हैं। पीएम ने पत्र में आगे लिखा कि उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में लगातार विकास किया जा रहा है। पीएम मोदी का पत्र ऐसे समय में आया जब राज्य में अवैध खनन को लेकर पूर्व सीएम और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच घमासान मचा हुआ है और विपक्ष भी सरकार पर इसे लेकर लगातार हमलावर है। पीएम मोदी के पत्र को सीएम धामी के विरोधियों के लिए कड़े और साफ संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी के पत्र पर विपक्ष का कहना है कि जिन कामों को लेकर पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार की तारीफ की है, उसमें से हर पैरामीटर पर सरकार विफल है। प्रधानमंत्री जी ने भी लगता है अपने मुख्यमंत्री के साथ भी जुमलेबाजी कर ली। पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, जनता जानती है और मीडिया में रोज छपता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का, शिक्षा का और तमाम विकास के कामों में सरकार की रिपोर्ट कार्ड क्या है। महिलाओं का सड़क में प्रसव हो रहा है, बस के अंदर हो रहा है, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, सैकड़ों लोगों की जान पिछले 1 वर्ष में चली गई। महंगाई का जो आलम है, विकास का जो आलम है, तमाम मुद्दों पर प्रदेश की सरकार असफल है। ऐसे में भी प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफ करी, जो पत्र लिखा, लगता है ये भी जुमलों की जो सीरीज है। जैसे प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी करते हैं, अपने मुख्यमंत्री के साथ भी जुमलेबाजी कर ली। जब सड़कों का बुरा हाल हो, शिक्षा का बुरा हाल हो, स्वास्थ्य का बुरा हाल हो और स्वयं डीएम जो है शिक्षा को लेकर शिक्षा माफियाओं के ऊपर छापे डाल रहा हो, रोज मीडिया में छप रहा हो, रोज मीडिया में ये आ रहा हो कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। जबकि भाजपा विधायक, नेता, मंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। भाजपा के नेता अपने हर बयानों में, अपने हर भाषणों में जिक्र कर रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं और प्रदेश के लिए ऊर्जावान मुख्यमंत्री भी हैं और राज्य के लिए विकास पुरुष साबित हुए हैं। धाकड़ धामी के बेमिसाल 3 साल पर जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, वो सबूत है अपने आप में इस बात का कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किस तरह से उत्तराखंड पिछले 3 सालों में प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे वो पर्यटन का हो, परिवहन का हो, ढांचागत सुविधा का हो, शिक्षा का हो, जिस तरह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है वो वाकई अपने आप में बेमिसाल है।
राज्य के भीतर भले ही विपक्ष कमजोर हो, लेकिन भाजपा नेताओं में चल रहे आपसी द्वंद के बीच प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री को बधाई संदेश इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के खिलाफ जाता है तो फिर उसे केंद्र से भी फटकार लगाई जा सकती है, क्योंकि राज्य में धामी सरकार ने 3 साल के भीतर कई ऐतिहासिक काम किए हैं जो उत्तराखंड की दिशा और दशा दोनों बदलने में सहायक सिद्ध हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय कैंतुरा, देहरादून। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से 4 दुकानों को सील करने के बाद दून घाटी बुक सेलर्स एसोसिएशन ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। तो वही बुक सेलर्स ने बेबुनियाद कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया है। तो वही बुक सेलर्स संगठन के पदाधिकारी ने कहा है कि उन पर ISBN नंबर, GST चोरी, तो वही ओवर रेटिंग आदि का हवाला देकर जिला प्रशासन ने सीलिंग की और उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और अगर प्रशासन की ओर से जल्द उनकी दुकानें नहीं खोली गई तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो वहीं बुक सेलर्स का आरोप है कि फीस बढ़ोतरी के बाद स्कूलों पर कार्रवाई करने की बजाय उनकी दुकानें सील की जा रही हैं। तो वहीं अचानक हुई इस कार्रवाई से सभी बुक सेलर हैरान हैं और उन पर की गई कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां प्रदेश में 7 नए जिलों के बनने की सुगबुगाहट के बीच श्रीनगर को जिला बनाए जाने की मांग उठने लगी है। अब इस मामले में पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहन लाल जैन ने पत्रकार वार्ता कर श्रीनगर, कीर्तिनगर और देवप्रयाग तहसील को मिलाकर श्रीनगर को नया जिला बनाए जाने की वकालत की है। पत्रकारों से बातचीत में जैन ने कहा है कि श्रीनगर में वर्तमान में नगर निगम, देवप्रयाग में नगर पालिका और कीर्तिनगर में नगर पंचायत है। देखिए, क्योंकि 7 जिले बन रहे हैं, ऐसी चर्चा शासन स्तर पर है और 6 जिले ऑलरेडी यहाँ है और इस हिसाब से 2 जिलों में 1 जिला बन रहा है। श्रीनगर आज से 150 साल पहले भी जिला मुख्यालय था पौड़ी का। उस समय अगर जिला शासन था, उनको यहाँ दिया हुआ माफिक नहीं थी, वो ठंडी जगह चले गए, तो चले गए पौड़ी। खैर, पौड़ी अपना जिला है, आज भी है, आगे भी रहेगा। कुल 2 दिन दुकानें होती थी पहले, मेरे सामने की बात है। डांग में एक चाय की दुकान तक नहीं थी, जो आज मार्केट है। व्यापार सभा अलग है, त्रिकोट के अलग है। चौराहा देख लीजिए, चौराहा में कोई दुकान नहीं थी, आज वहाँ मार्केट है। नगर पालिका बन सकती है, नगर पंचायत में, तो ये विकास होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि न्याय सेवा बहुत सस्ता होगा, सुगमता मिलेगी आने जाने में लोगों को। और एक सबसे बड़ी बात है कि अगर जिला न्यायालय मुख्यालय बनेगा तो जिला न्यायालय बनेगा। तो जिला न्यायालय बनने से एक सुविधा ये होगी कि जो हाई कोर्ट की बेंच कभी स्थापना हो तो श्रीनगर में बेंच स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि जिला न्यायालय यहाँ भी है। ये सब चीजों को देखिए इसका सारे, और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो लोकसभा सदस्य माननीय अनिल बनर्जी जी हो या हमारे प्रतिनिधि जो विधानसभा के माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो मंत्री भी है, हमारे माननीय कंडारी जी जो देवप्रयाग तहसील के 3 जनप्रतिनिधियां और एक हमारे जो माननीय मेयर साहबा है आरती भंडारी जी, उनका भी ये आरती भंडारी जी को ही इसका श्रेय लेना चाहिए। सबको इकट्ठा करके एक समिति का गठन करें, चाहे वो अपने बोर्ड के मेंबर करें चाहे पब्लिक करें, उसमें एक प्रतिनिधिमंडल बनाए और मुख्यमंत्री से और इन जनप्रतिनिधियों से मिले और उसमें अग्रणी भूमिका निभाने का दायित्व भी ये मेयर साहब। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी में नवरात्रि के पावन अवसर पर हल्द्वानी नगर निगम ने एक सराहनीय पहल की है। ऐसे में नगर निगम परिसर में मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें भोजन कराया है। तो वहीं इस आयोजन में नगर निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
तो आपको बता दें, कन्या पूजन के माध्यम से सफाई कर्मियों के परिवारों को जो सम्मान दिया गया, उससे सामाजिक समरसता और समानता का संदेश प्रसारित हुआ। आपको बता दें, हल्द्वानी से खबर है, जहां सफाई कर्मचारियों के परिवारों को दिया गया है सम्मान। बता दें, नवरात्रि का समय है और ऐसे में कन्या पूजन के लिए सफाई कर्मियों के परिवारों की बेटियों को बुलाकर उनको सम्मान दिया गया है और उनका पूजन करके उन्हें भोजन कराया गया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने आगामी हेली सेवाओं को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि केदारनाथ धाम के लिए शटल सर्विस देने वाली हेली कंपनियों के टिकट केवल एक ही अधिकृत IRCTC की वेबसाइट पर बुक की जाएगी। इसके अलावा किसी अन्य प्राइवेट वेबसाइट या फिर निजी प्लेटफॉर्म पर टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग में फ्रॉड या फिर ब्लैक करता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ UCADA सख्त कार्रवाई करेगा। तो वही हेली सर्विस की बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू होगी। तो हमारी जो शटल सर्विस होती है केदारनाथ जी से, वो तो हमारी जैसे पिछले साल से 3 साल का जो टेंडर था उसी के क्रम में इस बार भी वही कंपनियां शटल ऑपरेशंस करेंगी यहाँ पे। और उसके लिए हम लोग जिस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, जो व्यवस्थाएं हमको करनी होती हैं हेलीपैड पे, या जो कोऑर्डिनेशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट के साथ या DGC के साथ, इंस्पेक्शंस वगैरह जो होते हैं, वो सभी अभी कार्रवाई गति में। वो क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट की कंडीशन थी कि 5% इंक्रीज जो किराए में होता है, अकॉर्डिंगली टेंडर की कंडीशन के अनुरूप उसमें वृद्धि की जाएगी 5%। चार्टर्ड सर्विसेज नॉर्मली क्योंकि इनकी बुकिंग्स वगैरह जो होती हैं वो प्राइवेट जो चार्टर्ड होती हैं उनके द्वारा जो पैसेंजर्स होते हैं वो आते हैं और फिर शटल सर्विस का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो चार्टर्ड सर्विसेज हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंगें हुई हैं और जो मेन प्रोटोकॉल और SOPs जो फॉलो करनी होती है इस ऑपरेशन के दौरान, केदारनाथ जी के ऑपरेशन के दौरान, उनको बता दी गई। बेसिकली हमारी तो एक ही वेबसाइट है जो कि IRCTC की वेबसाइट है और उसी के द्वारा हमारी बुकिंग्स होती हैं। और इसके अलावा कुछ ऑफलाइन बुकिंग्स जो होती हैं वो हमारी जो काउंटर्स हैं वहाँ पे उसके द्वारा होती हैं। जो मॉनिटरिंग है इसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं, CCTV कैमराज हो गए, जो हमारा स्टाफ है उसके द्वारा मॉनिटरिंग, जिससे कि कम से कम लोगों को वहाँ सुविधा। हमारे द्वारा काफी FIRs की गई थी, जो ब्लैक मार्केटिंग या गलत तरीके से टिकट्स बेचे जा रहे थे ऑनलाइन, उसके ऊपर FIR की थी। इस बार भी हम हमारे जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि वैली में जो DGCA के जो नॉर्म्स है उसके अनुरूप और बाकी नॉर्म्स के अनुरूप कि वैली में 6 हेलीकॉप्टर्स जो फ्लाई करते हैं एट अ टाइम, वो हम फॉलो करेंगे। जो भी SOP हमें DGCA देगी एज पर प्रोटोकॉल वो हम फॉलो करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। तो ऐसे में यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने कमर भी कस ली है। बता दें, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा है कि 4 धाम यात्रा में आने वाले सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन शासन स्तर से सभी राज्यों को बता दिया गया है कि 4 धाम यात्रा पीक के दौरान किसी को भी VIP या VVIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। वहीं एक आम श्रद्धालु की तरह ही लोग आएंगे और उनके वैसे ही सुरक्षा दी जाएगी। तो आपको बता दें, 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। जैसा आप लोगों को अवगत होगा कि पिछली जो कमिश्नर साहब की जो मीटिंग हुई थी, माननीय कमिश्नर साहब ने जो बातें बताई थी, वहां पे कहा था कि जब यात्रा का जो पूरा पीक जो होगा, जो यात्रा का पूरा पीक होगा इनिशियली, उसमें हम किसी भी को भी कोई भी हम VVIP जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये संबंधित विभागों से, शासन स्तर से भी कंसर्निंग सारे स्टेट्स को ये लिख दिया गया है कि उनका जो VVIP है उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा हमारा एक श्रद्धालु जैसा आता है, उन्हीं की तरह से उनको हम वही सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था उनको बना के देंगे। लेकिन अभी जो ये पीक टाइम होगा, इसमें VVIP दर्शन जो है वो स्ट्रिक्टली हमने बैन कर रखा। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कुछ ही सप्ताह बाद शुरू होने जा रही इस बार की 4 धाम यात्रा को हरित यात्रा बनाने को लेकर तैयारियां की गई हैं, जिसमें एक से एक कदम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर उठाया गया है। तो वहीं 4 धाम यात्रा के रूटों पर चार्जिंग पॉइंट भी तैयार किए गए हैं।
साथ ही गाड़ी की चार्जिंग के दौरान यात्री सुगम, सरल और सुविधाजनक समय बिता सके, इसके भी प्रतिबंध किए गए हैं। तो ये आपको बता दें, देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने सीएम साहब ने भी ये कहा है कि इस बार की यात्रा हम ग्रीन यात्रा बनाना चाहते हैं। ग्रीन यात्रा से अभिप्राय ये है कि यात्रा से कम प्रदूषण हो और कम से कम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हो। जहाँ तक परिवहन विभाग का सवाल है, हमारे लिए ग्रीन यात्रा का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल हमारे यहाँ पर आएँ और जो दूसरे व्हीकल आएँ उनसे गंदगी ना हो, उसके लिए डस्टबिन को प्रमोट करना। जहाँ तक ई व्हीकल का सवाल है, पिछली बार जो टूरिज्म का डाटा है वो उनका जो अनुमान है उसके अनुसार 1,30,000 प्राइवेट वाहन आए थे और उनके द्वारा पूरे चारधाम यात्रा पर चले, उससे जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण हुआ। इस बार हम लोग आशा करते हैं कि लगभग 20 से 30% ई व्हीकल आए, जो लोग लेकर आए। उनको चार्जिंग करने के लिए हमारे पास पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। ऐसे 36 स्थान हैं जहां पर लाइव चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध हैं। इन चार्जिंग स्टेशंस पर हमारे पास फास्ट चार्जिंग गन्स हैं, जिसमें 45 से 60 मिनट के अंदर गाड़ी को रिचार्ज किया जा सकता है। जहां तक इनकी लोकेशन का सवाल है, तो ये चारधाम यात्रा रूट जो कि हरिद्वार या रुड़की से शुरू होता है, हमारे चार्जिंग स्टेशन में भी रुड़की में भी हैं, हरिद्वार में भी हैं, ऋषिकेश में भी हैं, फिर टिहरी के अंदर, उत्तरकाशी में, फिर ऊपर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, हर जगह हमारे चार्जिंग स्टेशन है। और वो ऐसे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि हर 100 से 100 किलोमीटर तक तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में विशेष महत्व रखने वाली केदारनाथ यात्रा इस वर्ष 2 मई 2025 से आरंभ हो रही है। तो ये बाबा केदार के दर्शन को लेकर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो आपको बता दें, यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। तो यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा और प्रगति की जानकारी लेने हेतु संस्कृति और भाषा विभाग के सचिव तथा केदारनाथ यात्रा के प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत ने केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें जो हमारे गढ़वाल के 6 जिले हैं वो मुख्य रूप से उनकी आय सृजक गतिविधियां होती हैं, आय का संसाधन भी होता है और हम अपने प्रदेश को यात्रियों के लिए खोलते हैं। इस बार क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल फोकस दिया जा रहा है चारधाम यात्रा में, उसी को लेके एडवांस तैयारियों को देखने के लिए राज्य स्तर से अधिकारी विभिन्न धामों की और विभिन्न यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं, ताकि कोई कमी न छूटने पाए और यात्रियों को एक सुगम और उनकी सफल यात्रा हो, उसके साथ साथ वो एक अच्छा तो वहीं शासन के दिशा निर्देश के बाद अपर सचिव आनंद स्वरूप डोईवाला ब्लॉक पहुंचे, जहां अपर सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभागों में चल रही योजनाओं को लेकर भी बैठक की। साथ ही ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट का भी निरीक्षण किया। तो आपको बता दें, अपर सचिव आनंद स्वरूप ने बैठक की अधिकारियों के साथ, उन्होंने बैठक की तो वहीं साथ ही ग्राम पंचायत मार्केट ग्रांट का भी निरीक्षण किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर्यटन नगरी रानीखेत के घंटी वाले झूला देवी मंदिर में नवरात्र के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो वही बता दें, क्षेत्र के विख्यात माता के इस मंदिर की भक्तजनों में भारी आस्था रही है। तो वही मनौती पूर्ण होने पर यह भक्त यहां पर घंटी अवश्य चढ़ा कर जाते हैं। वही दूर दराज क्षेत्र से भक्त यहां आकर अपनी मनौती मांगते हैं, जो पूरी होने पर दोबारा भी आते हैं। तो आपको बता दें, मंदिर परिसर में यथाशक्ति माता का भंडारा कर सभी भक्तों को प्रसाद खिलवाते हैं। तो इस प्राचीन विख्यात मंदिर में माता झूले में बैठी हैं। तो वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर आज पूरे हरिद्वार में आस्था का खास माहौल देखने को मिल रहा है। देवी के 9 रूपों की पूजा के साथ श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से कन्या पूजन कर रहे हैं। तो आपको बता दें, आश्रमों और घरों में छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जा रहा है। वही कन्याओं के पैर धोए जा रहे हैं और उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी कराया जा रहा है और उपहार देकर उन्हें विदा किया जा रहा है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।